प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रास्ते में हमारा बच्चा खत्म हो गया। अभी तक कोई मालूम नहीं किसने मारा। अपनी जो आग चली गई, आग चली गई, उसमें मुझे क्या फायदा मिले। हम अभी भूखे भी मर गए तो कोई बच्चे भी तो तड़प रहे हैं। इस बूढ़ी माँ के बेटे को आतंकवादियों ने उस समय मार डाला जब हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर बस यात्रा कर रहे थे। बलजराला के इस इलाके में शादी के माहौल में आतंकवादियों ने रात को यहां आकर 7 लोगों को मार डाला। इसी हिस्से के इर्द गिर्द राजौरी और उधमपुर में उसी समय 14 और लोग मार डाले गए। मैं खड़ा था जब शुरू हुई फायरिंग। कहाँ पे खड़े? टेंट हाउस के अंदर। हाँ भाई, तो फायरिंग जब शुरू हुई है तो बैंड चल रहे थे। मैंने तो सोचा पहले 1 सेकंड के ये बराती पटाखे उठाल रहे हैं, फिर माइंड में आ गया ये पटाखे नहीं हैं, फिर गोलियां हैं। फिर ऐसे भागने की कोशिश की, इतनी देर में मेरे हाथ में लग गई गोली। मेरे कपड़े भी टूटे हुए हैं गोली से, स्वेटर टूटी है, मेरी जीन की पैंट टूटी है। मैंने सोचा कि स्लाटें फट रही हैं, 2 लाइटें लगाई थी ना, वो फट रही हैं। मैं इन लड़कों को कहा ऊपर हमारा लेन में ना इधर, मैं उसको बुलाओ बिजली कटे। फिर मैं खुद दौड़ने लगी, नीचे दौड़ने लगी, उधर जा रही थी तो नीचे मैं जाके बिजली काटूं तो जहाँ एक बुजुर्ग बैठा हुआ था ना कुर्सी पर, तो उसने मेरे को बताया मास्टर ने मुझे गोली लग गई। मैंने बोला नहीं पापा जी आपको गोली नहीं लगी, इधर नीचे बिजली फॉल्ट हो रही है, स्लटें फट रही हैं। तो वो कहने लगा, ऐसे हाथ रखा कुर्सी से नीचे गिरता गिरता बोला नहीं, मेरे कलेजे में ऐसी बात ही कहने से नीचे गिर गया। आवाज़ उसकी बंद हो गई। 2-3 लड़के इधर ऊपर थे खड़े फायरिंग करने वाले, और ये जो जनरेटर का पेड़ है इसके पेड़ के साथ उन्होंने गन फिट की हुई थी। यही लड़का जहाँ भांडे मारा था बाहर का था, उनसे पहले उसको पूछा कि तू क्या काम जहाँ कर रहा है, बोला मैं बर्तन मांजता हूँ। फिर उन्होंने पहले उसको मारा इधर, और उसने दवाई डाली ना कि फायरिंग होने वाली है। उस वक्त वो यहाँ से जब भागने लगा तो उसके ऊपर उन्होंने मारा, उसको लग गई, और पीछे से गोली लगी उसको भी। तो जब बारात वगैरह खाना खा चुके थे सभी, तो बाद में गांव के ही लड़के थे सभी इकट्ठे हुए, कामकाज वगैरह कर रहे थे, तो थोड़ा ढोल वगैरह बज रहे थे, उधर डांस वगैरह कर रहे थे। तो अचानक ही उधर फायरिंग शुरू हो गई, चारों तरफ से घेरा लगाया उन्होंने। एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ, बोलते हैं उसकी बैटरी तोड़ी उन्होंने पहले। कुछ आदमी पार भी हुए, तो जहाँ वो पार का आदमी देख रहा हो जहाँ पे फायरिंग हो रही है उसके ऊपर उन्होंने फायर कर दी। तो इधर पार इलाके में किसी के पास गन भी होती, वो फायर करता है इधर, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। और जो भी यहाँ पे शमेना था, कोई भी उनका जो सामान था, वो उनके ऊपर भी गोलियाँ बहुत लगी हैं यहाँ पे। इस दर्दनाक हादसे के तकरीबन 1 हफ्ते बाद जब हम यहां पहुंचे तो उस वक्त मातम में बदले माहौल में गांव वाले शादी के बचे खुचे सामान को विदा कर रहे थे। मौत, दहशत, बर्बादी। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को भी इसके सिवाय कुछ नहीं दिया। कितने घर उजड़े, कितनी औरतें बेवा हुईं,
कितने माँ बाप ने अपने जवान बच्चों को आतंकवाद का शिकार होते देखा। यहां पिछले 10 सालों में आतंकवादियों के जुल्म हर सीमा पार कर गए। ये पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी जो कश्मीर में जिहाद के नाम पर दहशत फैलाते हैं, इनका सबसे बड़ा निशाना है सेक्युलर कश्मीरी मुसलमान। और ऐसे सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान आज जम्मू शहर में एक माइग्रेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों के डर से जिनका ना कोई दीन है ना कोई ईमान, बल्कि सिर्फ एक मकसद है, पैसा। जम्मू से 40 किलोमीटर दूर श्रीनगर के रास्ते पर बसा मानसर का ये इलाका कश्मीर के डूरू नामक इलाके के मुसलमानों की शरणस्थली बना हुआ है। लगभग 50 मुस्लिम परिवार आतंकवादियों से अपनी जान की सलामती के लिए यहां आकर बसे हैं और ये अपनी अस्त व्यस्त हो चुकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका घर बार बेशक डूरू में छूट गया है, लेकिन उन आतंकवादियों की दहशत की यादें आज भी इनके साथ हैं। वो कहने लगे मुझे दियो, खाना दियो। उन्होंने डर से खाना दिया और पुर से दूसरे आ गए। दूसरे आए तो उन्होंने उनको ज़बह किया, उसी लड़के को ज़बह किया तो फिर उधर ही छोड़कर वो भाग गए। फिर हम गए, पुलिस लाए, ये किया वो किया, इधर उधर किया, तो वो दफनाया तो बस हम भाग आए। 50-50, 60-60 आदमी रात आ जाता था, क्या करेंगे उधर। और जो मकान था वो भी गिराया, एक लड़का था वो भी मारा पीछे। हमारा लड़के को एचएम ने मारा था। वो समझो आज को 4-5 साल हो गया, उसकी मगर थे। वो बोलते थे सुना तुम्हारे कोई आता है जाता है और तू मुकबर है। तो उससे करके उसने आया, 2 आदमी उन्होंने रात आया तो बात चल जो, उसने पूछा सुना आया तुम्हारे पास, उसने बोला नहीं आया। आखिर सच बताओ, आखिर नहीं आया। फिर उसको वो बच्चे शच्चे बाहर निकाले तो बात चल दी, छुरी फेरी तो लाल किया, दबा किया तो चले गए नाच के। जिंदगी इतनी दुश्वार हो जाएगी, इसका एहसास शायद इन्हें नहीं था। अपने गांव डूरू से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर बसे ये मुस्लिम परिवार यहां अपनी जिंदगी को चलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। परिस्थितियां काफी कठिन हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साधन भी सीमित हैं। ऐसे में ये इनका हौसला ही है जो इन्हें इस संघर्ष की ताकत दे रहा है। लड़की भी हम दिन को जंगलों में भाग जाती थी, रात को वापस आते थे, फिर वहाँ रात को भी तंग करते थे। जब हमको वहाँ बहुत तकलीफ थी, हमारे घर जला दिए और जो हमारे फसल थे लगाए वो भी जला दिए। बच्चों को बहुत तंग किया। नौजवान कोई कुछ हो ले गए उनको पकड़कर वहाँ से, फिर कोई छोड़े कोई नहीं छोड़े, फिर हम वहाँ से भाग आए। वहाँ की हालात बहुत ख़राब थी। हम एक छोटे से गांव में रहते थे, वो मिलिटेंट आते थे और हमारे गांव में पनाह लेते थे। हम लोग इनकार कर देते थे, भाई इतने लोगों को हम कैसे खाना खिलाएंगे या कैसे करेंगे, हमें आर्मी आएगी ये आएगी, हम यहाँ नहीं करेंगे। कहने लगे फिर अपने लड़के दे दो हमें, हमारे साथ जो ट्रेनिंग करें और पार चलें। हमने इसलिए इनकार कर दिया और हमारा जो 50 कुंबा है वो वहाँ से माइग्रेट होकर भागा है। हमारा जो ससुराल था उसको पहले ले गए और 10-20 दिन वहाँ पर बहुत तकलीफ थी उसको, फिर मार डाला उसको। फिर बोलने लगे आप 2 लाख रुपया दे दो फिर हम इसको छोड़ देंगे। फिर सब जगह फिर हमको नहीं मिला वहाँ से पैसा और उसको फिर मार डाला। 5-6 लोगों को वहाँ मारा है जनाब, जिंदे मारे हैं। कहते पैसे दे दो, लाख दे दो, 2 लाख दे दो। तो हमने जनाब पैसे के लिए इनकार कर दिया। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हमारे 3-4 आदमी को वहाँ मार दिया। यहाँ भी हमारी कोई
नहीं तवज्जो करता। जो आते हैं बस ऐसे यहाँ पर और बोलते हैं और वहाँ और जाकर और बोलते हैं उधर हम सब चीज़ दे आए। टेंट दिए हैं आज 5-6 साल हो गए, हमारे टेंट ये ख़त्म हो गए और हम झूंपड़ी बनाते हैं वो भी हवा में उड़ जाती। हमारा कोई भी नहीं यहाँ। इनकी मदद करने के लिए यहां कोई नहीं है। हालात काफी खस्ता है, लेकिन सिर्फ इसी तरह से जीना नहीं छोड़ा जा सकता। ये लोग आने वाले कल को संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। आतंकवादियों की दहशत के शिकार सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में ऐसे मुसलमानों की तादाद हजारों में है। पुंछ की रहने वाली सर्जन बी आतंकवाद की शिकार एक ऐसी ही महिला हैं। इन्होंने दरवाज़ा खोला जिस वक्त दो अंदर आ गए, एक बाहर खड़ गया। उस वक्त छोटी सी टार्च लाई मुंह पर। इनको बोलना आपका नाम खान मोहम्मद है? जी खान मोहम्मद है। हाँ यहीं बैठ जाओ। उस तरह बिठा दिया। फिर मुझे पूछने ऐसा मेरे मुँह टार्च लाई है आपका नाम सर्जन बी है? हाँ जी सर्जन बी। हाँ आपसे बातें करनी है, यहाँ मेरे पास आ जाओ। मेरी तो बम पोड़ कर ले गए ऐसा बांडी वाली साइड में, माल पशे रखते हैं ना उस साइड में ले गए। मुझे कहा तो तुमने ऊंचा सांस नहीं लेना, ऊंचा बोलना नहीं, हलना चुसना नहीं, मैं गोली निकाल दूंगा। मेरे सामने ऐसा खड़ गया रफल लेकर, ऐसा वहाँ खड़ गया, यहाँ मैं बिठा दिया। इसको बोलने लगा आपका नाम सर्जन भी है? हाँ सर्जन भी। हाँ आपके साथ कोई बातें करनी। इसको नवर कर हाथने ले गया पशु की बांडी में। मुझे बोलने है आप जो यह काउंटर हुई थी पल्ली साइड में, काउंटर किसने कराई थी? मुझे मालूम नहीं था काउंटर किसको बोलते हैं। मैं चुप हो गई। है आपको क्या बोला था, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? मैं तो जनाब मुझे नहीं समझ आई है जो पल्ली साइड में आर्मी आनी थी या किसने आनी थी आर्मी? मैं कहा जनाब मुझे नहीं मालूम किसने आनी थी। हाँ आपके भाई ने आर्मी आनी थी, हमारा साथी शहीद कराया है, तो उसमें हमारा साथी शहीद करा रामजादी। आप झूठ बोलती है, सच सच बात कर तो आप छोड़ देंगे। उस वक्त एक खंजर निकाली छुरा। इसका आवाज़ आता रहा, ये नमो करती रही, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। हाँ नहीं आप लोगों की पाठी रामजादी झूठ बोलती है, आपका भाई लाया आर्मी। इसने कहा नहीं भाई नहीं लाया, भाई जम्मू गया हुआ है। बाप इसका रिटायर होता था, उसके कागज़ बनाने के लिए वो जम्मू गया था बाप के नाम। वो जम्मू है, मैंने ये सुने लोगों के पास से सुने था जो वो जम्मू गया हुआ है, यहाँ नहीं है वो। हाँ नहीं वही लाया, लोगों की पट्टी तुम झूठ बोलती है, तुम यहाँ लेट, इसको क्या लेट। उस वक्त मेरे हाथ से काट मार लागे, ए जख्म मारी, ए जख्म मारी, ए जख्म। मैं हाथ बांधती रही। मैंने क्या सवाल है, मेरा कुछ कसूर नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं आर्मी के साथ नहीं, कुछ और किसी के साथ नहीं। मैं मस्कीन हूँ, गरीब हूँ, अपना टाइम टपाती हूँ। मैं भाई के साथ भी नहीं, मैं अपने डैडी के साथ भी नहीं, तो मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। उस वक्त लागे काट मारना हाथों पर। उस जिस वक्त ये हाथों काटे गए, ये सो गया हाथ मेरे। मारते मारते बस इसके यहाँ जैसा और छुरे मारे थे। पहला आए बल्ले बल्ले कर दी रही, बाद में ये बोली, जोर से बोली, मुझे किसी दा से बचा। मैंने कहा इसको क्यों मारते हैं, इसको छोड़ दो, कि कैसे मारते, क्या इसका जुर्म है। उस वक्त मेरे डंडे लगाए, मोरा में 2 डंडे लगाए। वो जरा रफल लेकर खड़ा था, उसने डंडे लगाए 2। उन्होंने इतना छुरा मारा, इस साइड से बाहर आ गया। फिर मैं टहगी, मुझे कुछ होश नहीं रहा, आँखों मेरी बंद हो गई, मुंह भी बंद हो गया, तो दिल में होश था, दिल में बिल्कुल बेशकिन पे। उस वक्त उल्टी आ गई मेरे हाथ में, उल्टी हो गई ऐसे रहा, मैंने चूर बन गई, चुकौन दिए इसरा चुकौन दिए मेरे। ये काटेगी है, उस वक्त मुड़े मेरे घर वाले को करना तो ये काटेगी है।
तो सुबह उठकर इसको जिस एक मार लगा ना मुझे, फिर दूसरा आ गया, वो बोलता था उसने हाथों पर काट मारे। दूसरा बोलता था इसके उसको नाम लिया तो क्या देखता है, दहशत दहशत आप क्या देखता है। इसका आवाज़ भी फिर बंद हो गया, ये भी फिर बंद हो गई, मैं भी चुप कर दिया। फिर बस इतनी बात में जिसिया इसके इधर में मारी, बस इसका आवाज़ बंद हो गई। फिर छोड़कर चल के कहने लगे ये मर गई है, इसको सुबह सुबह खड्डे में डाल देना, कब्रिस्तान में नहीं ले जाना, जो कब्रिस्तान में ले जाएगा उसको बच्चों समेत कत्ल किया जाएगा। फिर वो निकल गए, चल गए, कुछ पता नहीं लगा, मेरा खून निकलता रहा। तो फिर मेरा घर वाला गया मेरे पास, जिन्हें यहाँ मर गई है या इसको सीधी करा। इसने जाकर ऐसा पीछा मेरी ये बाँह सीधी की, मैंने ऐसा चोट बन गई थी, उसमें मेरी लातों सीधी की। मैंने बोला कि मेरे में सा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मकसद केवल मासूमों का लहू बहाना रहा है। इसके लिए धर्म, मजहब या जाति कुछ भी आड़े नहीं आता। यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। प्राणकोट, पंधामा, सुरनकोट, बलजराला आदि पर किए गए हमले इसके गवाह हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुख्य निशाना अक्सर मजलूम औरतें ही रही हैं। ये आतंकवादी औरतों को ही निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत देते हैं। कौसर नसीम की कहानी आतंकवादियों के जुल्म की दास्तान कहती है। इनने रात के 11:30 बजे मेरे शौहर को मेरे बिस्तर से निकाल के ले गए और वो बीमार थे। मैंने उनसे कहा कि ये बीमार हैं, उनने कुछ नहीं सुना मेरा। मैं चिल्लाती गई, मैंने बच्चों को जगाया, मैंने कहा उठो बेटा पापा को ले रहे हैं। मैंने जब गन उनके हाथ में देखी मैं तो घबरा गई। मैंने कहा आप इसको कहाँ ले रहे हो? कहने लगे आपकी मेडिकल शॉप है और हमारा कोई मिलिटेंट उसे गोली आई है वो निकालनी है। मैंने कहा हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हम निकाल सकेंगे। तो वो बहाना था इनका और घसीटते हुए उसे बाहर निकाला। मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की शक्ल के सूरत के थे, लेकिन उन्होंने इन बच्चों को उठाया, जनवरी का महीना था, और इनको सबको बर्फ में दफना दिया। ऐसे हालात आप खुद सोच सकते हैं कि माँ क्या बर्दाश्त करे कि उसका शौहर उसके सामने उग्रवादी ले रहे हैं, उसके 4 बच्चे हैं, 6 महीने का एक ही लड़का है, और उनको बर्फ़ में दफना दे तो वो औरत क्या करेगी। मैंने सारी रात उनको मारा इन्होंने और फिर खून से लथपथ कर दिया उनको। मैं सारी रात बच्चों का खून साफ़ करती गई, उनके नाक से मुंह से खून बहता गया। सारी रात मैंने ऐसे ही काटी और सुबह बस इस तलाश में निकल गई कि मेरे शौहर को कहाँ लिया है। फिर मुझे पता लगा कि वो कहाँ है और उसे हिजबुल मुजाहिदीन वाले ले गए हैं। मेरे घर के सामने ट्रक लगा के हिजबुल मुजाहिदीन ने मेरा घर लूट लिया और गन पॉइंट पर मेरे बच्चों को और मुझे रख के मेरे सामने मेरा घर लूट रहा था और मैं देख रही थी। और 21 दिन के बाद मुझे मैसेज भेजा कि उनकी लाश ले जाओ। मैं गई, मैं सोपोर की रहने वाली। 7 लाशें इन्होंने फेंकी हुई थी। एक तो वो बदनसीब बाप था जिसकी बीवी पहले मर चुकी थी और 5 बहनें थी। खुशहाल मत्तू का रहने वाला, गुलाम कादर लल्लू कहते थे उसको, रंग बेचता था और उसको उन्होंने मार दिया। और वो बच्चियां 5 उसकी कंवारी ही बिन माँ के अब बाप के बगैर भी हो गई। ऐसे 2-3 लाशें थी और लास्ट पे मुझे पता लगा कि इन्होंने सोपोर के इसमें बस अड्डे में मेरे शौहर को मारा हुआ है। तो जब मैं गई उनके कपड़े लगा के एक आदमी को इन्होंने मारा था, मैं एकदम उस पर गिर गई, चिल्लाई तो देखा वो नहीं था। मैं बड़ा रोई।
वापस आई, मेरे देवर मुझे मिले। मैंने कहने लगा भाभी आप ऐसे क्यों निकली हैं? मैंने कहा बेटे मैंने सुना है जान साहब को मार दिया है। मजीद डार का कज़न ब्रदर एक है मोहम्मद अमीन डार। मुझे पता लगा कि मेरे शौहर उन्हीं की कस्टडी में हैं। मैं वहाँ गई और मैंने चिल्ला चिल्ला के रो रो के उनके से उनकी ज़िंदगी की भीख मांगी। तो वो आदमी मुझे कहने लगा कि हमने कहा ना आप हमारी कस्टडी में आ जाएं, हम उनको छोड़ देंगे। मुझे याद है कि बिल्कुल उसे तरस नहीं आ रहा था। मैं उसे कह रही थी मैं क्या करने आऊँ आपकी कस्टडी में, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा जहाद है। लेकिन कोई कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान ने कौन सा जहाद इनको सिखाया था। मैं हैरान हो गई कि एक नानवाई का बेटा गुलाम अहमद सफ़ी जो आज यूएनओ में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ नारे बुलंद करता है, इस आदमी ने मेरे शौहर के ख़िलाफ़ हिट लिस्ट का वारंट निकाला और उसके बाद इसी की साजिश के तहत ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का ख़ास आदमी था और मेरे जवान देवर को इन्होंने मार दिया। 132 गोलियों से उसे छलनी कर दिया। ठीक 1.5 महीने के बाद मैं जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता था ये मुझे मार देंगे, लेकिन पता नहीं क्या तरस उन्हें आया। मैं वापस आई तब तक 1 महीना 8 दिन गुजर चुके थे और मेरे शौहर वहाँ से भाग गए। फिर हम भाग के जम्मू आ गए। फिर हमने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। काफ़ी बरस हुए उस हादसे को। एक अलमनाक हादसा था, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जिससे अभी भी हम संभल नहीं पा रहे हैं। हमारा जो भी ग्रुप है, जो भी यहाँ पे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, ये 7 सितंबर 1995 हमारे एक मुश्तरका दोस्त थे। मुश्ताक वैसे मेरे एक गहरे दोस्त थे, दोस्त क्या छोटे भाई की तरह थे, और हमने इकट्ठे काम भी किया था कश्मीर टाइम्स के दिनों में। तो एक मुश्तरका दोस्त की शादी थी तो वहाँ हम दावत पे गए थे। यूसुफ जमील थे जो बीबीसी के साथ थे, मैं था, मुश्ताक अली थे और मेराजुद्दीन थे जो पहले कश्मीर टाइम्स के आजकल APTV के हैं। तो साथ हमने खाना खाया। एक यहाँ कश्मीर में जो खाना खाते हैं आपको पता है, एक त्रामी जिसको बोलते हैं, बड़ी प्लेट होती है, 4 आदमी से मुश्तरका तौर से खाना खाते हैं। तो साथ ही हमने लंच लिया। उसके बाद उन दिनों कुछ एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, कुछ हालात ऐसे थे कि रोज़ यहाँ पे ब्रीफिंग हुआ करती थी गवर्नमेंट की तरफ से। सो लंच के बाद ये प्लान था कि हम ब्रीफिंग अटेंड करने जाएंगे। तो क्या हुआ कि मुश्ताक, साथ में ही हमारा घर था प्रेस एरिया में ही, मुश्ताक अपने घर चले गए, ऑफिस चले गए सामान वगैरह लाने के लिए। मैं भी अपने ऑफिस आया। कोई लेडी पार्सल बम लेके अंदर चली गई तो उन्होंने, वो जमील साहब के नाम था, तो उन्होंने खोल दिया। अचानक एक हल्के से धमाके की आवाज़ आई। मैं समझा कि शायद ये तो होती रहती है यहाँ पे चीज़ें तो, लेकिन इसी दौरान मैं देखा अपनी मदर को, मेरी वाइफ ऊपर की मंजिल चिल्ला रही हैं कि यूसुफ के घर में कुछ हादसा हुआ। तो हम दौड़े दौड़े चले गए बाहर, तो देखा कि मुश्ताक बहुत ही ज़ख्मी हालत में है और उनको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद एक दिन वो वहाँ पे सोरा में उनको मुंतकिल किया SMS हॉस्पिटल से, और दूसरे दिन उनकी मौत वाक़ा हो गई। जो कुछ भी हुआ वो प्रेस को दबाने की कोशिश थी। मैं एक हमारा कश्मीर नाम का एक वीकली मैं उसका एडिट करता था, एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर था। तो वहाँ हमें बम रखा, टाइम बम रखा गया। तो नेचर ने हमें फेवर किया कि वहाँ हम, मेरा कलसली बच गए कि वो बिजली ऑफ हो गई अचानक। हम वहाँ से उठे, हमारे जाने के बाद ही 15 मिनट के बाद वो ब्लास्ट हो गया वहाँ। बहुत वक्त तक
गवर्नमेंट के प्रेस नोट कोई नहीं छापता था, खास तौर से श्रीनगर में। उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानात आते थे उनको वो अहमियत नहीं दी जाती थी जो दूसरे साइड से आ जाते थे। तो इस तरह का जो वो था थ्रेट्स परसेप्शन जो रहा कंटिन्यूसली 10 साल में, उसकी वजह से वो उस हद तक असर हुआ जर्नलिज्म पे, ख़ास तौर से कश्मीरवादी। बहुत से वहाँ अखबारात ऐसे हैं जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी कई बार बंद किए गए हैं, धमकियाँ भी दी गई हैं। बहुत से अखबार नवीसों को तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है इस वजह से। अब वो पहले अलसफ़ा के एडिटर थे, उसके बाद एक वो फोटोग्राफर थे, उसको भी मुश्ताक। जान का खतरा भी हो सकता है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। पिछले 10 सालों से लेकर अब तक कश्मीर ने आतंकवाद के दोज़ख का एक लंबा रास्ता तय किया है। जान और माल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद अपने भविष्य